सोसाइटी हमारे चारों ओर मौजूद है, कभी हमें जज करता है तो कभी दिशा दिखाता है और दबाव भी डालता है। लेकिन जब हम किसी से सोसाइटी के बारे में पूछे तो कोई भी क्लियर आंसर नहीं मिलता। इस वीडियो में मैं समाज को समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप इसे कोई दूर खड़ी ताकत की तरह नहीं बल्कि एक लिविंग बीइंग की तरह देखें। देखते हैं कि मैं इसमें सफल हो पाता हूं कि नहीं। किसी व्यक्ति या पीढ़ी को समझने के लिए हम उसके शुरुआत तक जाते हैं। हम ये सवाल पूछते हैं कि वो कहाँ से आए और किन एनवायरनमेंट ने उन्हें गढ़ा, ताकि हम बेटर जान सके कि आज वह जैसे हैं वैसे क्यों हैं। इसी तरह सोसाइटी को जानने के लिए हमें सोसाइटी के ओरिजिन तक लौटना पड़ेगा, ताकि हम जान सके कि आज जो हमारा वैल्यू है, जो आज हमारा सिस्टम है और जो संघर्ष है वो कैसे बने। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमें यह बताते हैं कि लगभग 4 लाख वर्ष पहले हमारे पूर्वज मिलकर शिकार, भोजन बनाना और फूड शेयरिंग भी करते थे, और समय के साथ ये बेसिक कोऑपरेशन भी बढ़ता गया। लंबे समय तक हम समाज को डिफाइन नहीं किए थे, लेकिन जब प्लेटो, अरस्तु और बाद में हॉब्स और रूसो जैसे थिंकर्स ये प्रश्न पूछे कि हम साथ में क्यों रहते, ये ऐसा क्या चीज़ है जो हमें बांध कर रखता है, तो समाज को एक नई मीनिंग मिली। 17वीं सेंचुरी में थॉमस हॉब्स ने यह कहा, मनुष्य का स्वभाव सामाजिक बिल्कुल भी नहीं है, वो हमेशा अपना सेल्फ इंटरेस्ट से ड्रिवन होता है। अगर कोई भी नियम ना हो तो जीवन डर और संघर्ष से भरा रहता है। इसीलिए लोग अपने पीस एंड सिक्योरिटी के बदले अपनी कुछ स्वतंत्रता एक सत्ता के हाथ में सौंप देते हैं। इसी को सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहा गया। इसी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ने मॉडर्न सोशल थ्योरी की नींव रख दी। समाज को पहली बार एक ऐसी रचना माना गया जिसे मनुष्य ने मिलकर बनाया। विचार बदले, सिद्धांत बदले, लेकिन रहस्य वही रहा कि हम सोसाइटी से लड़ते हैं, परेशान होते, लेकिन हम उसका साथ नहीं छोड़ते। हम बार बार उसके साथ रहने का चुनाव चुनते हैं। कोई भी हमें साथ रहना नहीं सिखाता, फिर भी हम हमेशा साथ रहते हैं। जिस तरह एक व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए रिश्तों की जरूरत रहती है, उसी तरह मानवता को आगे बढ़ने के लिए एक जुड़ाव की भी जरूरत रहती है, और मॉडर्न साइकोलॉजी इसी थिंकिंग को सपोर्ट भी करती है। अब्राहम मास्लो के अनुसार फूड एंड सेफ्टी नीड के बाद हमारे अगली सबसे गहरी जरूरत है संबंध, प्रेम, जुड़ाव, किसी बड़े समूह का हिस्सा बनने की इच्छा। सोसाइटी इसी जरूरत को पूरा करता है। ये हमें रिश्ता देता है, पहचान देता है और दुनिया में अपनी जगह महसूस कराता है। जब सुरक्षा स्थिर हो गई तब मनुष्य ने बड़े समूह में बसना शुरू किया। जैसे कृषि के खोज के बाद लोग गुफाओं में चित्र बनाते थे जो उनके सामूहिक जीवन के पहले संकेत थे। आज वही प्रतीक हमें समाज के सबसे आरंभिक कदमों को समझने में मदद करते हैं। समाज अनेक चरणों में गुजरकर विकसित हुआ है, इंडिविजुअलिस्टिक या होमोजीनियस इन नेचर से कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशन तक। ऑगस्ट कम्टे, जो फादर ऑफ सोशियोलॉजी माने जाते हैं, समाज के विकास को समझाने के लिए लॉ ऑफ 3 स्टेजेस दिया। पहला स्टेज, थियोलॉजिकल स्टेज। मनुष्य संसार को गॉड, स्पिरिट्स और सुपरनेचुरल फोर्सेस से समझता था। सामाजिक व्यवस्था धर्म और पुरोहितों द्वारा नियंत्रित होती थी। दूसरा, मेटाफिजिकल स्टेज। ये देवताओं और सुपरनेचुरल फोर्सेस की जगह फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स आने लगी। प्रकृति, अधिकार, न्याय जैसी कॉन्सेप्ट समाज को निर्देशित करती थी। तीसरा, साइंटिफिक स्टेज। मनुष्य दुनिया को साइंस, रीजन और एविडेंस से समझने लगा। समाज अब साइंटिफिक थिंकिंग से संचालित होने लगा। इन सब में हमें ये पता चलता है कि समाज निरंतर बदलता है, बढ़ता है, टूटता है, फिर बनता है और नई परिस्थितियों को अपनाता है। हमने देखा कि सोसाइटी कैसे एक छोटे सहयोगी ग्रुप से कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी तक पहुंचा। लेकिन ये खूबसूरत यूनिटी के स्टोरी में भी एक सवाल उठता है, क्यों कुछ लोग नियमों से हटकर कुछ डेवियंस बिहेवियर दिखाने लग जाते या फिर क्राइम के ओर चल पड़ते हैं। इसी प्रश्नों को समझने के लिए 1938 में रॉबर्ट के मर्टन ने स्ट्रेंथ थ्योरी दी। रॉबर्ट कहते हैं कि समाज हमें कुछ कल्चरल गोल्स देते हैं, मनी, कैरियर, एजुकेशन, सोशल स्टेटस, लेकिन हर किसी के पास इन गोल्स तक पहुंचने की एडिक्वेट रिसोर्सेस नहीं होते। जब लक्ष्य और साधनों के बीच दूरी बढ़ती है तब तनाव या फिर स्ट्रेन पैदा होता है। ये तनाव डेवियंस बिहेवियर को जन्म दे सकता है। जैसे उदाहरण के लिए गोल है घर खरीदना, रिसोर्सेस हमारे पास है लिमिटेड क्योंकि प्रॉपर्टी प्राइसेस बहुत बढ़ गया है। रिजल्ट क्या होगा? कुछ लोग गलत तरीका या रॉन्ग मीन्स से पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। पर इस थ्योरी की भी आलोचना हुई है। यह वंचित वर्ग के अपराध पर अधिक ध्यान देता है और अमीर शक्तिशाली समूहों के डेवियंस बिहेवियर को नजरअंदाज करता है। डेवियंस बिहेवियर हमें यह बताता है कि ये नियमों को तोड़ता कौन है, लेकिन ये नियमों हमारे भीतर आते कैसे
वो जानने के लिए हमें सोशलाइजेशन या सामाजिकरण का प्रोसेस को जानना पड़ता है। सामाजिकरण या सोशलाइजेशन वो प्रोसेस है जिससे व्यक्ति समाज के नॉर्म्स को सीखता है। सामाजिकरण की संस्थाएं वो होती है जो व्यक्ति को नए सामाजिक तरीके और व्यवहार सिखाता है, जैसे कि फैमिली सबसे पहला सामाजिक एजेंट, बच्चा यही वैल्यू, बिहेवियर और लाइफ के तरीके सीखता है। रिलीजन धर्म सही गलत की परिभाषा देता है और पाप यानी गलत आचरण से बचना सिखाता है। तीसरा, पीयर ग्रुप एंड फ्रेंड्स आपसी सहयोग, समझ और सम्मान अनुभवों के आधार पर सामाजिकरण करते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डिसिप्लिन, फॉर्मल बिहेवियर एंड कलेक्टिविज्म का अभ्यास यहाँ से शुरू होता है। गवर्नमेंट कानून बनाता है और लागू करता है, जैसे ट्रैफिक लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, इनकम टैक्स लॉ। इनका उल्लंघन करने पर दंड भी मिलता है। सामाजिकरण सिर्फ अपनापन सिखाने का तरीका नहीं है, यह व्यक्ति को कानून, कर्तव्य और नियमों का पालन सिखाता है ताकि सामाजिक व्यवस्था बनी रहे। हम सब ने ये जरूर महसूस किया होगा कि मेरी इच्छाएं एक ऐसी व्यक्ति से लड़ रहा है जो कि मैंने इलेक्ट भी नहीं किया। सोसाइटी, अचानक सवाल हमें आ जाता है कि शादी नहीं की, लोग क्या कहेंगे? इतनी पढ़ाई के बाद नौकरी नहीं, अगर नौकरी कर लो तो बच्चों को कौन संभालेगा? व्यक्ति फ्रीडम चाहता है कैरियर, लव, लाइफस्टाइल, बिलीफ का चुनाव में, और समाज रेस्पॉन्सिबिलिटी चाहता है फैमिली, कल्चर, लॉ, कम्युनिटी के प्रति। और यही है एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट, फ्रीडम टू डू व्हाट आई वांट वर्सेस रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स अदर इंटरेस्ट और एक्सपेक्टेशन। और सच ये है कि ये संघर्ष कभी खत्म नहीं होगा और शायद होना भी नहीं चाहिए। व्यक्ति समाज को बदलता है, फिर समाज व्यक्ति को। इसी साइकिल और लूप में मानवता आगे बढ़ती है। अब हम सबको ये प्रश्न आता है, अगर व्यक्ति समाज को बदल रहा है और समाज व्यक्ति को, तो समाज का फ्यूचर क्या है? मानव जनसंख्या का आकार, उसका वितरण और उसकी बुद्धि, इन सब पर एनवायरनमेंट, कल्चर, पॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी प्रभाव डालते हैं। वार, माइग्रेशन और नेचुरल डिजास्टर भी समाज के स्वरूप को बदल देती है। भविष्य का अनुमान लगाना पहले से ही कठिन था, अब ये और भी मुश्किल हो गया है जब से रोबोट और एआई समाज का हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन हमें इतना पता है, एक पीढ़ी की परिस्थितियां अगले पीढ़ी की संभावना को सीमित भी करती है और दिशा भी देती है। एक तरफ हर पीढ़ी अपने सांस्कृतिक व्यवस्थाएं से सीखती है, इसलिए उसे सब कुछ नए सिरे से आविष्कार करना नहीं पड़ता। तो दूसरी तरफ हर नई पीढ़ी को पिछली पीढ़ी से मिली अनसुलझी समस्या का समाधान करना चाहिए। ऐसे सिचुएशन को एड्रेस करें जो यूथ, बड़े पैमाने पर नशे की लत, गरीबी और जातिवाद जैसी चुनौतियों को जन्म दे सकती है। यही है समाज की कहानी, मनुष्य द्वारा बनाया गया, मनुष्य को बदलने वाला और मनुष्य से आकार लेने वाला एक जीवित सा अस्तित्व। पर मेरे हिसाब से समाज कोई व्यक्ति नहीं है, पर यह निश्चित रूप से हम सबका प्रतिबिंब है, हमारी उम्मीदों का, हमारे डर का, हमारे संघर्ष का और हमारे सपनों का।